गुड मॉर्निंग क्लास। कल की क्लास में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, यानी वो एनिमल जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए क्या क्या अडेप्टेशन या क्या क्या अनुकूलन वो प्रदर्शित करते हैं, ये हम कल डिस्कस कर रहे थे। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन शो करते हैं, जिससे उनकी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऐसी प्रेजेंट होती है जो हीट लॉस में या हीट कंजर्वेशन में, दोनों में, उष्मा के संरक्षण में तथा उष्मा के का जो क्षय होता है, दोनों में उनकी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर फेदर्स या पंख पाए जाते हैं जो हीट को बाहर के एनवायरमेंट में लॉस होने से रोकते हैं। और मेमल्स की अगर बात करें तो उनकी बॉडी पर हेयर प्रेजेंट होते हैं जो हीट लॉस से बचाते हैं, हीट को कंजर्व करके रखने का काम करते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन या कार्यकीय अनुकूलन भी पढ़े थे, जिसमें हीट का कंजर्वेशन या लॉस पढ़ा जाता है। जैसे हीट अगर कंजर्व करनी है तो आपको पता होगा हमारी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं जिनका मेन काम इंसुलेशन का ही होता है या उष्मा का जो क्षय है उसको रोकना ही होता है। जो एडिपोज टिश्यू है ये कुछ वैसे काम करते हैं जैसे स्वेटर हमारे लिए करती है। स्वेटर खुद हीट प्रोड्यूस नहीं करती है, लेकिन जो हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है उसको बाहर के एनवायरमेंट में लॉस होने से रोकती है। ठीक वही काम हमारी बॉडी में जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनका भी सेम ही काम होता है। तो ये जो हमारी इंटरनल ऑर्गन में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हमारी स्किन के थ्रू कहीं बाहर डिफ्यूज ना हो जाए, इससे ये हमें प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा और भी हमने कई सारे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन पढ़े थे। जैसे एक पढ़ा था हमने वेसो कॉन्ट्रेक्शन, जो लास्ट हम पढ़ रहे थे, जिसमें बॉडी के स्किन के पास की जो वाहिकाएं होती हैं, वेसल्स होती हैं, वो सिकुड़ जाती है, क्योंकि जब वो सिकुड़ जाती है तो हीट का जो लॉस है वो कम से कम होता है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होता है जिसमें वो अपनी कार्य की अनुकूलन प्रदर्शित करती है या अपनी जो कार्य की है उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन लेकर के आती है जिससे हीट का लॉस है वो कम से कम हो। तो यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं जो हीट कंजर्वेशन से रिलेटेड है। ब्राउन फैट जो है वो मेनली दो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। एक तो जो है वो नवजात शिशु या जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं, उनके अंदर, और जो पोलर बियर है या एकदम बर्फीले एरिया के अंदर जो एनिमल्स जनरली देखने को मिलते हैं, ये उनके अंदर ही प्रेजेंट होता है। जो फेट होता है वो दो टाइप का होता है, व्हाइट फेट एंड ब्राउन फेट। जो फेट होता है उसके कई सारे काम होते हैं। उनमें से एक है हीट देना या हमारी बॉडी को गर्मी देना, लेकिन उसके अलावा उसके बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन अगर ब्राउन फेट की अगर बात करें तो उसका सिर्फ एक ही काम होता है, बॉडी को हीट देना। ठीक है, तो जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं या जो नवजात शिशु होते हैं, उनके अंदर ये देखने को मिलता है, उनके बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और जो पोलर बियर होता है उनके अंदर ये जनरली देखने को मिलता है। ये जो ब्राउन फेट है इसका सिर्फ एक ही काम है और वो है ऊर्जा का उत्पादन करना। तो ये भी एक टाइप का अडेप्टेशन है। इसके अलावा जो ठंडे पानी में पाए जाने वाली एक जो मेमल होती है वो है व्हेल या एलिफेंट सील। उनके अंदर भी जैसे हमारे एडिपोज टिश्यू होते हैं उससे मिलती जुलती सी स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि फेट से बनी होती है। ये भी हीट को कंजर्व करने के अंदर हेल्प करती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम ये पढ़ेंगे जो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन का ही एग्जाम्पल है, वो है काउंटर करंट हीट एक्सचेंज। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिधारा ऊष्मा विनिमय। ठीक है, प्रतिधारा ऊष्मा विनिमय। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जो ठंडे एरिया में जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं जलीय वातावरण की या एक्वेटिक एनिमल की, तो उनके अंदर क्या दिक्कत होती है कि जैसे ये कोई फिश है और ये इसका कोई पेरिफेरल ऑर्गन है, जैसे इसका कोई पंख या कोई जो वो है वो निकला हुआ है। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत होती है कि यहाँ पे सेंटर में इसका हार्ट प्रेजेंट है सपोज। ठीक है, और जो इंटरनल ऑर्गन्स है इसके, वहां पे हीट उत्पन्न हो रही है या जो ऊष्मा है उसका उत्पादन हो रहा है। ठीक है, और हार्ट के पास से जो आर्टरीज है जो ब्लड लेकर के, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जो इसके परिधीय अंग है या इसकी जो पेरिफेरल ऑर्गन्स है उनके पास जब ये ब्लड लेके जाती है
तो यहाँ स्किन बहुत ज्यादा ठंडी होती है, जिसकी वजह से ये जो आर्टरी है या ये जो धमनी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पेरिफेरल ऑर्गन्स के पास जा रही है, ये यहाँ से जब ब्लड लेकर के निकलती है तो जो ब्लड है उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, यानी वो गर्म होता है, क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन्स के पास में से जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये ब्लड पेरिफेरल ऑर्गन्स की तरफ जाता है, बाहर के टेम्परेचर की वजह से ये ब्लड अपनी सारी हीट को आउटर एनवायरमेंट में लॉस कर देता है और खुद ठंडा हो जाता है। फिर यहाँ पेरिफेरल ऑर्गन से जो वेन्स होती है, जिनका काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन से लेकर के आना और हार्ट तक उनको कैसे न कैसे करके पहुंचाना। तो यहाँ पे जो वेन्स वापस ब्लड लेके जा रही है, जो कि ओबीसी बात है, पेरिफेरल ऑर्गन से लेके जा रही है तो ब्लड ठंडा ही होगा। तो यहाँ पे जब ये लेकर के जाती है तो यहाँ पे ऑलरेडी हीट प्रेजेंट है, तो ये वहां की हीट को लेके वापस गर्म हो जाता है। तो ये एक रीजन है जहाँ जो ठंडे पानी में रहने वाले एनिमल है उनके अंदर हीट का लॉस होता है। जब इंटरनल ऑर्गन से ब्लड पेरिफेरल या परिधीय अंगों की तरफ जाता है तो ये जाता है तब तो गर्म होता है, लेकिन पहुंचते पहुंचते बाहर के ठंडे टेम्परेचर की वजह से ये भी ठंडा हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए ये एनिमल एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन या एक कारिकीय अनुकूलन यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। जो क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जैसे एक चीज हम क्लियर समझ ले कि आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है। जो आर्टरीज है या जो धमनियां हैं, उनका काम होता है हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर के ऑर्गन्स को देना, और जो वेन्स होती है वो जनरली ऑर्गन्स के पास में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करती है, लेकर के उसको हार्ट की तरफ जाती है, पहले लंग्स की तरफ और लंग्स से उसको हार्ट को सप्लाई करती है। ये इसका काम होता है। तो वो एनिमल्स जिनके अंदर काउंटर करंट हीट एक्सचेंज या प्रतिधारा उष्मा विनिमय का जो अडेप्टेशन देखने को मिलता है, उनमें क्या होता है कि इनके जो परिधीय अंग है या इनके जो पेरिफेरल ऑर्गन है वहां पे आर्टरीज और जो वेन है वो एक दूसरे के एकदम पास में या क्लोज कॉन्टेक्ट में प्रेजेंट होती है। अब ऐसा होने से क्या होता है वो हम देखते हैं। सपोज जैसे ये हार्ट है एनिमल का, इंटरनल प्रेजेंट है, और ये कोई यहाँ पे पेरिफेरल ऑर्गन है या परिधीय अंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो आर्टरीज और वेन है वो एक दूसरे के एकदम पास पास में होती है। तो सपोज ये कोई आर्टरी है और ये यहाँ पे कोई वेन है, ठीक है। आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, या धमनी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पेरिफेरल ऑर्गन्स के पास जाना, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लड का टेम्परेचर है वो हाई है, वार्म है या गर्म खून है, और यहाँ पे जो ब्लड है वो कोल्ड है या ठंडा है, ठीक है। और ये यहाँ पे वेन्स जिसका काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के वापस आना, ये इसका काम होता है। यहाँ पे जो ब्लड है वो कोल्ड होता है और यहाँ अंदर आते आते अंदर की हीट की वजह से ये वार्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जब आर्टरीज ब्लड लेकर के जा रही है जो कि गर्म है, और पता है कि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जो ब्लड है वो उसकी हीट जो है वो बाहर चली जाएगी, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो आर्टरीज है वो जब ब्लड लेके जा रही होती है तो जो भी हीट होती है वो एकदम पास में बहने वाले जो कोल्ड ब्लड है उसको ट्रांसफर कर दी जाती है। तो उससे क्या होगा कि ये जो ब्लड है जो पेरिफेरी की तरफ जा रहा है, ये बाहर के एनवायरमेंट में हीट लॉस करने के बजाय क्या करता है, जो भी इसके पास उष्मा या जो भी हीट इसके पास में है वो बाहर खोने की बजाय जो वेन्स में जो ब्लड वापस अंदर जा रहा है ये उसको वो हीट दे देती है, ठीक है। और वेन्स के अंदर जो ब्लड अंदर जा रहा है ये यहाँ से जब रवाना होता है तो ठंडा है, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाता है तो एक तो यहाँ से इसको हीट मिल रही है तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है, और वैसे भी जब इंटरनल ऑर्गन्स के पास जाता है तो जहां ऑलरेडी हीट है तो ये और गर्म हो जाता है। तो वेन से जो ठंडा ब्लड रवाना होता है वो हार्ट तक पहुंचते पहुंचते वहां पे वार्म ब्लड हो जाता है या गर्म अपने आप हो जाता है, और जो वार्म ब्लड यहाँ से रवाना होता है वो जाते जाते ठंडा तो हो जाता है, लेकिन इसने अपनी हीट को एनवायरमेंट में लॉस नहीं किया है, इसने अपनी हीट को कंजर्व किया, उसको संरक्षित किया है और उसको
पास वाली वेन को दे दिया। तो काउंटर करंट जो मैकेनिज्म जिन एनिमल्स के अंदर देखने को मिलती है उनमें जो आर्टरी और जो वेन होती है, जो पेरिफेरल ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, वो एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में है। यही अगर वो दूर दूर होगी तो ये जो एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है हीट का, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये है काउंटर करंट हीट एक्सचेंज। ठीक है, इसके बाद में लास्ट और जो इसका लास्ट जो टॉपिक हमारा बचा है वो है कि ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। उसका टेम्परेचर रेगुलेशन में क्या रोल है, वो टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस। या हाइपोथैलेमस द्वारा ताप का नियमन या टेम्परेचर का रेगुलेशन। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है वो ब्रेन का ही एक पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ये ब्रेन ही है एक्चुअल में। ठीक है, हाइपोथैलेमस, सपोज ये हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का पार्ट जो है वो हाइपोथैलेमस है। इसमें टेम्परेचर को रेगुलेट करने से संबंधित दो केंद्र या दो सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होते हैं। अब इसको क्या पता चले ब्रेन को कि टेम्परेचर कम है, ज्यादा है, कैसा है। इसको सिग्नल मिलता है स्किन से, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है या ज्यादा है ये हम खुद भी तो हमारी स्किन से ये इन्फॉर्मेशन हम गेन करते हैं। तो स्किन में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो बाहर का जो टेम्परेचर है उसको सेंस कर सकते हैं, और जो भी मैसेज होता है कि हाँ टेम्परेचर कम है या टेम्परेचर ज्यादा है, वो मैसेज जो है वो ब्रेन को भेजा जाता है। ब्रेन में भी अगर हम बात करें तो स्पेशली हाइपोथैलेमस को भेजा जाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो इसमें दो सेंटर है, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। एक आगे की तरफ है, एक सेंटर पीछे की तरफ है। तो जो ये एंटीरियर सेंटर होता है ये हाई टेम्परेचर है उसके लिए रिस्पॉन्स करता है। जब टेम्परेचर हाई होता है, ऊपर होता है, उसके लिए जो एंटीरियर सेंटर है वो रिस्पॉन्स करता है, और ये जो पोस्टीरियर सेंटर है ये लो टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्स करता है। जब टेम्परेचर कम होता है बाहर का तो मैसेज यहां आता है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो मैसेज यहां आता है। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि जो भी मैसेज ये हाइपोथैलेमस रिसीव करता है तो उसका कर्तव्य क्या है, उसका आगे वो क्या करेगा। टेम्परेचर अगर कम है तो हीट कंजर्वेशन कैसे करेगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो हीट का लॉस वो कैसे करेगा, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपोज टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर कम है। ये इंफॉर्मेशन किसने सबसे पहले ली, सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो है वो ली हमारी स्किन ने, क्योंकि हमारी स्किन ही है जो टेम्परेचर को सेंस कर सकती है। स्किन ने मैसेज भेजा हाइपोथैलेमस को, अब यहां से हाइपोथैलेमस जो मैसेज है वो वापस दो लोगों को भेजेगा। सबसे पहले तो दो ग्लैंड है, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, और ये दोनों ग्लैंड जो भी हार्मोन ये रिलीज करती है, ये दोनों जो हार्मोन होते हैं वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, मेटाबॉलिज्म या उपापचय को ये बढ़ा देते हैं। और जब उपापचय जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर कम है तो हमें हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ाना है अंदर से, तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि टेम्परेचर बढ़े। तो उसमें हाइपोथैलेमस सबसे पहले थायराइड ग्लैंड को एंड एड्रिनल ग्लैंड है उसको सिग्नल भेजता है, जिससे ये हार्मोन्स रिलीज करती है, और इनके जो हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी में मेटाबॉलिज्म या उपापचय जो क्रियाएं होती है उनको बढ़ा देता है। दूसरा मैसेज ये भेजता है हमारी कुछ अनैच्छिक मसल पेशियां बोल सकते हैं, या इनवॉल्यूंटरी मसल्स इनको बोल सकते हैं। ये जो मसल्स होती है सिग्नल मिलते ही शिवरिंग या कंपकपाहट शुरू कर देती है। जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही होती है तो हम वाइब्रेट करने लग जाते हैं, कंपकपी छूटने लग जाती है।
वो हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। हाइपोथैलेमस हमारी कुछ मसल्स को सिग्नल भेजता है कि हाँ ठंड बहुत ज्यादा है, तो मसल्स जो है वो शिवरिंग या कंपार्ट स्टार्ट कर देती है, और जब ये शिवरिंग करती है तो ये हीट रिलीज करती है, उस हीट से ही हमारा मेन काम है। ठीक है, ये तो बात रही तब की जब टेम्परेचर कम है। अगर हम बात करें टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा। टेम्परेचर चाहे कम हो चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो, जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव तो स्किन ही करेगी। तो सपोज टेम्परेचर हाई है, ये भी सबसे पहले सेंस करने का काम जो है वो स्किन ही करती है। वो मैसेज भेजती है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस का जो इंटीरियर सेंटर था जो कि हाई टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव था, वहां पे मैसेज जाता है और ये सोचता है कि हाँ क्या करना है, तो फाइनली कंक्लूजन निकालता है। ये जो मैसेज है ये वापस स्किन को भेजता है। ठीक है, और स्किन के ऊपर जो स्वेट ग्लैंड्स है या जो पसीने वाली जो ग्रंथियां हैं वो एक्टिवेट हो जाती है, और स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होते ही स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है या पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वापस डाउन आ जाता है। तो ये इतनी सिंपल सी मैकेनिज्म थी। ठीक है, इसके अलावा हाइपोथैलेमस में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो एक प्रॉब्लम है पायरेक्सिया। पायरेक्सिया एक डिजीज बोल सकते हैं या हाइपोथैलेमस की एक प्रॉब्लम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस जिसका कि काम ही है बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना। पायरेक्सिया की प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस है वो बॉडी का टेम्परेचर हाई मेंटेन करके रखता है, मतलब हाई टेम्परेचर वो प्रीफर करता है, जिसकी वजह से एनी टाइम फीवर रहता है और एनी टाइम बुखार रहती है। तो ये से तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें एक टॉपिक हमारा रह गया था, उसको हम अब डिस्कस कर रहे हैं, वो है ब्लड ग्रुप। ठीक है, जब ब्लड हम पढ़ रहे थे तो उसके जो सारे फंक्शंस है, उसके जो कंपोनेंट्स है, उसका जो संगठन है वो हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, और जब हम कहते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है, तो इसका क्या मतलब होता है। और जब हम दो लोगों का ब्लड अगर आप मिक्स करते हैं जिनका ब्लड ग्रुप सेम नहीं है तो क्या होता है, ये हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जनरली जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो चार होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये किस बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप ए होगा, किसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। तो ये जो ब्लड ग्रुप है इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आरबीसी की सरफेस पे होता है। जो हमारी आरबीसी होती है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पे एक स्पेसिफिक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, और किस टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड होगा। और इसके अलावा हमारी ब्लड के अंदर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमारे ब्लड के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी किस टाइप के हैं, इस बेसिस पे हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड होता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि आरबीसी की जो सरफेस होती है उस पे स्पेसिफिक टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन है वो प्रेजेंट होते हैं, और इन ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन कहते हैं। ये स्पेसिफिक एंटीजन है जो हमारे ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें कि अगर मान लो आपकी आरबीसी के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है जो है डी गैलेक्टोजेमाइन। ठीक है, अगर ये है इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप ए है, और अगर आपकी आरबीसी के ऊपर डी गैलेक्टोज है इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप बी है, और अगर ये दोनों है तो मतलब आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, और दोनों ही नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, तो आप और इसके अलावा जो एंटीजन आपकी आरबीसी में होगा उसके अपोजिट एंटीबॉडी आपके ब्लड में होगी। तो आपके आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है, आपके ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी है, इनके बेसिस पे आपका ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड किया जाता है। और ये ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, नो ओ हो सकता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे पहले ये चीज हमें किसने डिस्कवर करके दी, किसने हमें सबसे पहले बताया कि हाँ ऐसे ऐसे कोई ब्लड ग्रुप होते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लैंडस्टीनर। ठीक है, इनको फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले जो तीन ब्लड ग्रुप है ए बी एंड ओ जो ब्लड ग्रुप है उनको डिस्कवर किया था। उसके बाद में दो साइंटिस्ट और थे, डी कॉस्टेलो एंड स्टर्ली। इन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप है उसको डिस्कवर किया था। इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं
ये अभी जो मैंने बताया ये मैं लिख भी देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि सपोज आपका जो ब्लड ग्रुप है वो सपोज ए है, ठीक है। तो आपकी जो आरबीसी है, सपोज ये आपकी आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है प्रेजेंट होगा, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होगा। सपोज अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो होगा डी गैलेक्टोजेमाइन। ये एंटीजन है, एंटीजन की तरह काम करता है। एंटीजन क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी की नहीं है और हमारी जो बॉडी है उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। ये एक्सेप्शन है कि एंटीजन है फिर भी वो एंटीबॉडी नहीं बन रही है। इसके अलावा एंटीजन तो वही होते हैं जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी बनाती है या रिएक्ट करती है, ठीक है। ये एंटीजन है जिसका नाम है डी गैलेक्टोजेमाइन। अगर ये एंटीजन आपकी आरबीसी पे है दैट मीन आपका ब्लड ग्रुप जो है वो है ए। इसके अपोजिट अगर हम बात करें, सपोज अगर मैं कहूं आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपकी जो आरबीसी है उसके ऊपर एक डिफरेंट टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होगा जिसका नाम होगा डी गैलेक्टोज। और अगर डी गैलेक्टोज है तो मतलब आपका ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, सॉरी। अगर मैं कहूं कि एक आरबीसी है जिसके ऊपर कुछ इस तरह का एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। एक तरफ तो लगा हुआ है ये, एक तरफ लगा हुआ है ये। अब इस कंडीशन को क्या कहोगे? यहाँ पे जो ए का एंटीजन है वो भी प्रेजेंट है, जो बी का एंटीजन है वो भी प्रेजेंट है। ये जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी, ठीक है। और एक आरबीसी ऐसी भी है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, न तो ये डी गैलेक्टोजेमाइन है ना उसके ऊपर डी गैलेक्टोज है, वो ओ है। जिसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता है वो ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एंटीजन प्लस ब्लड में एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि आपका ब्लड ग्रुप ए है और आपका जो एंटीजन है वो है डी गैलेक्टोजेमाइन। ये एंटीजन एंटीबॉडी का क्या है ये मैं बता देती हूँ कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जब एक स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन एक स्पेसिफिक टाइप की अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी से मिलता है तो वो उससे रिएक्ट करता है, उसके साथ में रिएक्शन करता है और चिपक जाता है, कोलैप्सिंग करता है। या ब्लड ग्रुप के अगर केस में अगर हम बात करें तो एग्लूटिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। जब भी एक सेम टाइप का एंटीजन अपने से कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी से मैच करता है तो वो एग्लूटिनेशन शो करेगा, यानी आरबीसी आपस में चिपक जाएगी। ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है जैसे सपोज ये एक एंटीजन है और ये एक एंटीबॉडी है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे ही ये इसके पास आएगा ये इसके अंदर फिट हो जाएगा या इसके साथ में रिएक्ट करेगा। हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है या हर एंटीबॉडी के लिए एक स्पेसिफिक एंटीजन है वो प्रेजेंट होता है। ये होता है एंटीजन एंटीबॉडी। ये आप इम्यून सिस्टम जब पढ़ोगे, इम्यूनोलॉजी वाली बुक, उसके अंदर आप ये डिटेल में पढ़ोगे कि क्या एंटीजन होता है, क्या एंटीबॉडी होती है। सपोज यहां हम अगर बात करें तो सपोज आपका ब्लड ग्रुप ए है, यानी ये आपका एंटीजन है। अब आपके अगर ब्लड की बात करें तो उसमें किस टाइप की एंटीबॉडी होनी चाहिए? कम से कम ऐसी एंटीबॉडी तो नहीं होनी चाहिए ना जिसके कॉम्प्लीमेंट्री आपका ए हो, ठीक है। अगर कोई ऐसी एंटीबॉडी आपके ब्लड में हुई जो डी गैलेक्टोजेमाइन की कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या होगा? आपका ब्लड का जो एंटीबॉडी है वो आपकी ही आरबीसी को खत्म कर देगा, आपकी ही आरबीसी को खराब कर देगा। तो जो ब्लड है उसमें वो एंटीबॉडी होती है जो इसके अपोजिट हो। सपोज आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप जो है वो ब्लड ग्रुप बी का जो ये इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंटीबॉडी होती है वो आपके ब्लड में देखने को मिलेगी। फिर से रिपीट कर देती हूं, अगर आपका एंटीजन ए है तो आपके ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो एंटीबॉडी होगी बी, ठीक है। इससे हमें कोई खतरा नहीं है। आपकी आरबीसी आराम से अपनी बैठी है, क्यों? क्योंकि इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी होती है वो आपके ब्लड में नहीं है और वो होनी भी नहीं चाहिए। अदरवाइज तो आपका खुद का जो एंटीजन है अपनी खुद की ही एंटीबॉडी के साथ में एग्लूटिनेशन कर देगा और उसको खराब कर देगा।
तो यहाँ पे जो एंटीजन है उसके अपोजिट एंटीबॉडी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर हम बी की बात करें, बी के अंदर जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर आरबीसी पे बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडी कैसी होनी चाहिए? बी वाली तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ए वाली होगी, यहाँ पे एंटीबॉडी ए देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो एंटीजन आरबीसी प्रेजेंट है उसकी अपोजिट एंटीबॉडी है वो जनरली आपको देखने को मिलेगी। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें ए बी की, यहाँ पे अब कौन सी एंटीबॉडी होनी चाहिए? यहाँ पे तो ए भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास एंटीजन ए भी है, यहाँ पे एंटीबॉडी बी भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास बी भी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी होगी ही नहीं, यहां एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी कौन सी होनी चाहिए? एंटीबॉडी अगर ए डाले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके पास तो एंटीजन है ही नहीं, एंटीजन ए इसके पास है ही नहीं। और अगर हम एंटीबॉडी बी अगर ब्लड में छोड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके पास तो एंटीजन बी भी नहीं है। तो यहाँ पे ब्लड के अंदर अगर एंटीबॉडी की हम बात करें तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी है वो ए एंड बी दोनों ही प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है। एंटीबॉडी कौन सी होगी वो डिपेंड करता है कि आपकी आरबीसी के ऊपर एंटीजन कौन सा है, उसके अपोजिट होगी। ए की अगर बात करें तो एंटीबॉडी बी आपके ब्लड में होगी, ब्लड ग्रुप बी की अगर बात करें तो एंटीबॉडी ए आपके ब्लड में होगा, ए बी की अगर बात करें तो एंटीबॉडी होगी ही नहीं, ओ की अगर बात करें तो दोनों होगी। ये जनरली आपके अंदर देखने को मिलता है, किसके ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडी है, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कौन किसको अपना ब्लड दे सकता है, किससे अपना ब्लड ले सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए जो है इसका मतलब इसकी एंटीजन जो है वो है ए, एंटीबॉडी है बी, एंटीबॉडी ए के पास में प्रेजेंट है। तो ये किससे रिसीव कर सकता है? ये एक तो ओ से रिसीव, एक तो ए से रिसीव कर सकता है, एक ओ से रिसीव कर सकता है क्योंकि ओ के पास में कोई भी एंटीजन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो चारों ब्लड ग्रुप है उनको यहाँ पे मेंशन किया है कि जो भी ब्लड ग्रुप है उनमें एंटीजन कौन कौन से होते हैं, एंटीबॉडी उनके अंदर कौन कौन सी होती है, वो किससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं और किसको ब्लड वो डोनेट दे सकते हैं, वो ग्राही और जो दाता है वो कौन कौन से ब्लड ग्रुप के होते हैं। और ये इस बेसिस पे डिपेंड करता है कि किसमें कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडी है या कौन सा एंटीजन नहीं है या कौन सी एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल डोनर है, ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको ब्लड दे सकता है, वो कौन है यहाँ पे? तो जो यूनिवर्सल डोनर है वो आपको दिख रहा है कि ब्लड ग्रुप जो ओ है ये यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि ये सबको दे सकता है, ये ए बी ओ ए बी सबको दे सकता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल डोनर है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसिपिएंट यहाँ पे कौन है जो सबसे ले सकता है? तो वो ये है, जो सबसे ले सकता है वो डोनर है। और जो ए बी है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, रिसिपिएंट है, या हम कह सकते हैं कि सार्वत्रिक ग्राही है। और ये जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सार्वत्रिक दाता है या यूनिवर्सल डोनर है। तो ये तो हमारा ब्लड ग्रुप का जनरल इंट्रोडक्शन था कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, कैसे होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, कि किसी भी जो बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होंगे। अगर उसके फादर का ब्लड ग्रुप ये है, उसकी मदर का ब्लड ग्रुप ये है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक छोटा सा और बचा है जो ब्लड ग्रुप के साथ का ही है, वो है RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या होता है, RH पॉजिटिव होना क्या होता है, RH नेगेटिव होना क्या होता है।